आज का हमारा क्वेश्चन है ये, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र करने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन है हमारे पास ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी नॉर्थब्रुक, ऑप्शन सी क्लीवेंट एटली एंड ऑप्शन डी रेमजे मैकडोनाल्ड। तो आपको सही जवाब का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। और चलिए अब बात करते हैं आज के हम टॉपिक की। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा सभी ने। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियां। देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि किस अनुसूची में क्या प्रावधान है। ठीक है, शेड्यूल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको मैंने बताया था कि हमारा जब संविधान बनाया गया था तो हमारे संविधान में भाग कितने थे? 22। और यदि बात करी जाए अनुसूचियां तो अनुसूचियां 8 थी और अनुच्छेद तो अनुच्छेद थे 395। ये मूल संविधान में थे। ये मैंने उस समय भी चर्चा की थी मूल संविधान में। लेकिन अगर आज बात करी जाए वर्तमान में तो वर्तमान में जो भागों की संख्या है वो कितनी है? 25। शेड्यूल्स जो हमारी अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है 12 और आर्टिकल्स हैं 465। ये हमारी वर्तमान की स्थिति है संविधान की। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो 22 भाग है तो ऐसा नहीं कि 25वां भाग होगा, इस तरीके से बढ़ाया गया। जैसे 9 का बढ़ा दिया, इस तरीके से 25 भाग करें। ऐसे ही आर्टिकल्स 395 के अलावा अगर आप संविधान में ढूंढोगे तो 396 आर्टिकल उसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन बढ़ाए कैसे गए? जैसे एक 4 का आर्टिकल बढ़ा दिया, 243 का बढ़ा दिया। इस तरीके से जो आर्टिकल्स बढ़ाए गए हैं उनको काउंट करके उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 465। यहाँ 12 और यहाँ पर 25। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक किस पर रहेगा? अनुसूचियों पर। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने मेरा पिछला जो लेक्चर था प्रिम्बल प्रस्तावना को लेकर आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो आई सजेशन पर क्लिक कर सकते हैं, वो वीडियो वहां पर है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रिम्बल के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। यदि आपने वो क्लास ले ली है तो पीसीएस तक आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। इसी तरीके से आपका आज का लेक्चर रहेगा संविधान की अनुसूचियों पर। यदि आपने आज का लेक्चर ले लिया शेड्यूल्स का, अनुसूचियों का, तो यदि अनुसूचियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा पीसीएस लेवल तक, निम्न से पीसीएस लेवल तक, तो वो क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, आप उसका आंसर दे पाएंगे। बस आपको करना क्या है? आपको आज का लेक्चर अटेंड करना है, इतना सा काम करना है बस। क्लियर है भाई? तो हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियां, जिनकी आज संख्या कितनी है? 12। लेकिन मूल संविधान में कितनी शेड्यूल्स थी? 8। आज उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। कंप्लीट लेक्चर होगा, एक ही लेक्चर में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी शेड्यूल से संबंधित। अगले लेक्चर में हम अगली बात करेंगे भाग 1 की। क्लियर है भाई? ठीक, तो बात करते हैं आगे। शेड्यूल 1 मैं आपको बाकायदा एक एक सूची के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली अनुसूची। नोट करते रहेंगे सारी बातों को आप। देखिए पहली अनुसूची, तो आपको बता दें भारत के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का जो विवरण है वो किस शेड्यूल में दिया हुआ है? प्रथम अनुसूची में। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, भारत में कोई नया राज्य सम्मिलित किया गया है तो निम्न में से किस शेड्यूल में परिवर्तन किया जाएगा? फर्स्ट या फिर 7, 8 या फिर 5, इस तरीके से रख देगा। तो आपको वहां क्लिक क्या करना होगा? प्रथम अनुसूची। यदि कोई राज्य बढ़ाया गया है या केंद्र शासित राज्य बढ़ाया गया है तो हमें प्रथम अनुसूची में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो इस शेड्यूल में क्या है? राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का विवरण। इस शेड्यूल से हमें क्या जानकारी मिलती है? राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का विवरण। देखिए अभी हम भाग 1 पढ़ेंगे, वहां पर हम एक एक राज्य की चर्चा करेंगे। ठीक है, संघ तथा इसके राज्य क्षेत्र भाग 1 है आपका।
अभी हम शेड्यूल की चर्चा कर रहे हैं, भाग 1 में वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कौन सा राज्य कब जोड़ा गया है क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो करंट में हमारे राज्यों की संख्या है 31 अक्टूबर 2019 को हमारे यहाँ जो राज्य हैं, राज्यों की संख्या कितनी है 28, और केंद्र शासित राज्य, यदि क्वेश्चन पूछा जाए केंद्र शासित राज्य तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है 9। ये आप नोट कर लेंगे शेड्यूल 1 के साथ में, ठीक है। तो शेड्यूल 1 से इतना ही पूछा जाएगा, राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का विवरण कहाँ पर है, प्रथम शेड्यूल में प्रथम अनुसूची में। और यदि ये पूछा जाए कि यदि हम कोई राज्य नए ऐड करते हैं, केंद्र शासित राज्य ऐड करते हैं, तो किस संविधान की अनुसूची में हमें संशोधन करना होगा, तो वो फर्स्ट, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की। सेकंड शेड्यूल द्वितीय अनुसूची। देखिए द्वितीय शेड्यूल में जो बात करी गई है, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री के वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति के वेतन कितना है, सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनका वेतन कितना है। तो जो मुख्य पदाधिकारी गण हैं भारत के, ठीक है, तो उनका जो वेतन भत्तों का प्रावधान है वो प्रावधान किस में किया गया है, सेकंड शेड्यूल में, ठीक। तो इसमें क्या है, भारत के मुख्य पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का प्रावधान किसमें किया गया है, शेड्यूल। यहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान की सूची में जो वेतन है, यह पूछा जाएगा राष्ट्रपति का वेतन, एक क्वेश्चन इस तरह पूछेगा राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाया गया, वो इतना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया, तो ये वेतन भत्ते संविधान की किस अनुसूची में वर्णन है, तो आप क्या लगाएंगे, सेकंड शेड्यूल, सेकंड अनुसूची में इनका प्रावधान किया गया है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको वहां पर बहुत अच्छी व्याख्या दूंगा। 10 से 15 मिनट उस शेड्यूल की बात होगी, लेकिन जिससे क्वेश्चन कम बनते हैं, जानकारी कम है, उसके बारे में हम सीधा नोट करेंगे और जो बात है वो मैं बता दूंगा। क्लियर है। आपकी तृतीय अनुसूची, ठीक, इसमें क्या है, इसमें भारत के मुख्य पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान, यानी कि जो शपथ, जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं या फिर उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो मतलब मेंबर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो शपथ लेते हैं, तो ये जो शपथ का प्रावधान है वो किस में है, थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में यहाँ के जो अभी मध्य प्रदेश के बने हैं शिवराज सिंह चौहान या फिर कहीं और के भी हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली है, ये शपथ का प्रावधान भारत संविधान के किस शेड्यूल में दिया गया, तो आप कराएंगे थर्ड शेड्यूल। कुछ को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर द्वितीय और तृतीय में कन्फ्यूज जाती है, किसमें वेतन है किसमें भत्ते हैं। तो आप इस बात से इसको ध्यान रखेंगे कि जब आप कभी जॉब करने जाते हो, कोई भी काम करने जाते हो, सबसे पहले आप किसके बारे में सोचते हो, पैसा कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा। बाद में जाकर सोचोगे ना उसकी शपथ क्या है, कंडीशन क्या है, बाद में पहले आपके पूछते हो पैसे कितने मिलेंगे भाई, तभी तो जाएंगे हम। तो याद रखना द्वितीय शेड्यूल में पहले क्या आएगा, वेतन, और फिर थर्ड शेड्यूल में क्या है, शपथ। पहले वेतन फिर शपथ, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम फोर्थ शेड्यूल। इसको चौथी लिख लो तो थोड़ा सही, चौथी जो अनुसूची है हमारी, ठीक है, चतुर्थ अनुसूची, ठीक। इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें है राज्यसभा की सीटों का आवंटन।
अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखो मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको सारी बातें समझनी है क्या मैटर है। तो देखिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अगर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की सीटें, अभी यहाँ पर राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, तो राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो किस शेड्यूल में, जिसका संविधान की किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, तो आपके जवाब देंगे चौथी अनुसूची। लेकिन कुछ बच्चों को अभी राज्यसभा नहीं पता, कंफ्यूज है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। जो गवर्नमेंट है, एक क्या कार्यपालिका, ठीक है, और एक क्या है आपकी विधायिका, और एक क्या है आपकी न्यायपालिका, ठीक। देश सरकार किसके थ्रू चलाती है, नियम कायदों के थ्रू। तो नियम कायदे बनते कहाँ पर है, यहाँ पर, और लागू कौन करता है, ये, और लागू करवाता कौन है, उनका संरक्षण कौन करता है, न्यायपालिका। बात समझ में आई कि सरकार देश चलाती है, ठीक। सिंपल सी भाषा में, बहुत कम शब्दों में, सरकार देश चलाती है कानून नियम कायदों के थ्रू। तो कानून कहाँ बनते हैं, यहां पर कानून बनता है, कानून लागू किया जाता है, मतलब लागू करवाती है, और कानून का संरक्षण करती है। जैसे हेलमेट के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, एक कानून किसने बनाया, विधायिका ने। इसको लागू किसने करवाया, कार्यपालिका ने, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट था उसको सूचना दी कि वो जुर्माना लगाए और उसको वसूले, ये लागू कर रही है कार्यपालिका, ठीक है। जो वसूल है कार्यपालिका से तो होते हैं, आरटीओ वगैरह ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे वसूलते हैं। और आप यदि नहीं देते हो तो फिर आपको कहाँ भेज दिया जाता है, न्यायपालिका के पास। वो सुरक्षा करवाती है, वो आप पर जुर्माना फिर लाएगी, जेल भेजेगी, क्या करेगी, वो निर्णय लेगी। तो बात समझ में आई। तो अब बात हम करेंगे जो कानून बनता है। तो जो कानून बनता है वो यहाँ बनता है विधायिका में, और विधायिका में है संसद। संसद कानून बनाती है, और संसद के पार्ट कितने हैं, अभी 3। कौन कौन से, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, और एक आपकी लोकसभा। तो आपको बता दें कि इस वाली राज्य सदन है, ये 2 सदन है, ये क्या है, ये 2 सदन। संसद के कितने सदन है, 2 सदन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो मैंने पहले भी बताया था कि लोकसभा में जो बैठते हैं व्यक्ति, ठीक है, जिनकी संख्या मैक्सिमम कितनी होती है, 552। राज्यसभा में कितने बैठते हैं, मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 250 सदस्य बैठते हैं। और ये सदस्य बैठते हैं, ठीक है, इनको चुनकर, इनको बोला जाता है एमपी। इनको क्या बोला जाता है, एमपी। हिंदी में बोले तो सांसद। क्या बोला जाता है इनको, सांसद, ठीक। लेकिन जो लोकसभा में सांसद आते हैं, इनको चुनकर भेजते हैं जिनकी 18 साल की आयु हो गई है, जिनकी 18 साल की आयु हो गई है, उनको भेजते हैं लोकसभा में। लेकिन जो यहाँ पर सांसद भेजे जाते हैं, वो जो एमपी होते हैं, उनको कौन चुनते हैं, एमएलए। जो हमारे एमएलए होते हैं, विधानसभा, राज्यों के विधानसभा के सदस्य होते हैं, और उनको कौन चुनते हैं, जिनकी 18 साल की आयु हो गई है। तो आशा करता हूँ क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो लोकसभा में जो एमपी बैठ रहे हैं उनको डायरेक्ट हम चुनकर भेज रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो एमपी बैठ रहे हैं उनको हम नहीं, हम एमएलए को चुनते हैं, एमएलए इनको चुनते हैं, तो इनडायरेक्टली है। तो किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये प्रावधान, या केंद्र शासित राज्यों को, ये सीटों का। अब राज्यसभा में जो एमपी हैं, ये किस राज्य से कितने आएंगे चुनकर, जो अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, इसका प्रावधान किस में किया गया है, 4थी अनुसूची में। तो क्लियर हो गया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी सारी बातें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य, उन दोनों के लिए है, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा में जो सांसद आते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से भी आते हैं और राज्यों से भी आते हैं। क्लियर। तो इसके लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसके लिए, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। क्लियर। तो आशा करता हूँ 4थी शेड्यूल आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं 5th, 5वीं अनुसूची।
इसमें क्या है, इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में नियंत्रण और प्रशासन के संबंध में जो उपबंध हैं वो हमारे किस में हैं, 5वीं शेड्यूल में। जो हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं, आदिवासी में जानते हो जनजाति प्रजाति होती हैं, और जो अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं, इनके बारे में कुछ विशेष प्रोविजंस किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, नियंत्रण को लेकर, ठीक है, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर, जिससे कि ये आगे बढ़ सकें, आगे आ सकें, इनकी डेवलपमेंट करने के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो वो किसमें है, हमारी 5वीं अनुसूची में। आप सभी जानते हैं जनजाति पिछड़ी होती हैं, तो उनको आगे लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष कार्य, विशेष उपबंध हैं, उनका वर्णन किसमें है, 5वीं अनुसूची में। बात समझ में आई पूरी क्लियर? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जो पिछड़े वर्ग होते हैं आपके, और जनजातीय जो आदिवासी के लोग होते हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में या क्षेत्रों के नियंत्रण उपबंध, प्रोविंस हैं इसमें, क्लियर है? तो ये हमारी 5वीं अनुसूची हो गई। एक है हमारी 6ठी, क्वेश्चन ये बनता है निम्न में से कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रोविंस कराती है? तो आपको बताया 5वीं भी और 6ठी भी, लेकिन 6ठी कुछ विशेष राज्यों की सिर्फ जनजातीय क्षेत्रों के बारे में नियंत्रण है, वहां की जनजातीय ज्यादा है, तो वहां की जनजातीय डेवलप करने के लिए एक विशेष कुछ प्रबंध किए गए हैं, कुछ इनसे भी अलग। तो वो किसमें है, 6ठी अनुसूची। तो खाली जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करें तो दोनों ही उसके बारे में वर्णन करती हैं, लेकिन विशेष राज्य, वो राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित नहीं, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध, ठीक। तो क्वेश्चन यदि जनजातीय वर्ड आ गया और वो आपसे पूछे तो फौरन से पहले 5वीं शेड्यूल और 6ठी शेड्यूल, लेकिन अगर पूछे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में तो सिर्फ आपको 6ठी अनुसूची, और जनजाति की बात करें तो दोनों। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ जाता है, 6ठी अनुसूची में किस प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन नहीं किया गया है? तो 3 ये रख देगा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में 6ठी अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया। 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। आपने मैप देखा ही होगा, मैं आपको बताता हूं। जो हमारा भारत है, और भारत में इस तरीके से जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला इधर वाला पार्ट पड़ता है ना आपका, असम, ठीक है, मेघालय, और ये आपका त्रिपुरा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मिजोरम। ये 4 स्टेट, ये जो पढ़ते हैं 4 स्टेट, ये आपका असम, उसके नीचे मेघालय, फिर ये त्रिपुरा, ठीक है, और फिर मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सीरीज भी बनी हुई है। ये इन स्टेटों के बारे में हमारी 6ठी अनुसूची क्या करती है, कुछ विशेष उपबंध करती है। तो इनको आपको 4 स्टेटों के नाम ध्यान रखने हैं। तो ये 6 अनुसूचियों के बारे में जो मूल संविधान में है उनके बारे में हमने वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1935 के एक्ट में भी शक्तियों का विभाजन किया गया था, और वहाँ भी 3 प्रकार की शेड्यूल्स थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये मसला मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी आपको समझा रहा हूँ कि ये मसला है क्या। ये मसला है जो केंद्र और राज्य होते हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि इन डिपार्टमेंट में वर्क करने की शक्ति किसको होगी, केंद्र को, और बाकी डिपार्टमेंट में कार्य करने की शक्ति किसको दी गई है, राज्य को, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिनमें दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ विषय बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी समझाया था, रेलवे एक केंद्र का विषय है, तो रेलवे के संदर्भ में जो केंद्र सरकार है वही सारे नियम कायदे और सारे कार्य करेगी। जो आपकी राजकीय पुलिस होती है,
जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश की है, तो इसके संदर्भ में राज्य सरकार नियम कानून बनाती है, व्यवस्थाएं देती है, तो ये राज्य सूची का विषय है। तो इसी प्रकार से जो 1935 के एक्ट से लिया गया है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, वो हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 9th शेड्यूल में जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, ऑप्शन क्वेश्चन में आया और 1935 का एक्ट है ही नहीं। अब आप कंफ्यूज हो गए, वहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब दे रखे हैं। तो ध्यान रखना, कनाडा, मैंने आपके बारे में बताया था कि जो कनाडा है, कनाडा में इन जो शक्ति का बंटवारा है उसमें केंद्र को सशक्त बनाया गया है, ठीक है। तो वो प्रोविंस भी इसमें वर्णन है कनाडा से, तो या तो कनाडा होगा या वरना क्या होगा 1935 का एक्ट जहां से ये लिया गया है। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं इसमें है क्या, तो मैं आपको बताऊं 9वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। अब 3 प्रकार से बंटवारा किया गया है, एक तो संघ सूची है, एक आपकी राज्य सूची है और एक क्या है आपकी समवर्ती सूची। क्लियर। जो हमारी संघ सूची है इसमें मूल संविधान में कितने विषय थे 97, जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय थे 66 और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय थे 47। लेकिन आपको बताऊं अभी वर्तमान में जो हमारी संघ सूची है उसमें 100 विषय हो गए हैं और एक 42वां अमेंडमेंट, आपको बताऊं 42वां अमेंडमेंट 1976 में किया गया था, जिसके तहत 5 विषय राज्य सूची से निकालकर कहां ट्रांसफर कर दिए गए समवर्ती सूची में, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा जो समवर्ती सूची में शामिल की गई है वो 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत की गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं सब्जेक्ट वो लिख रहा हूं यहां पर जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे वो सिलेक्टेड हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। ज्यादातर इंपोर्टेंट जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे या कुछ विदेशी वो आप समझ जाओगे वो केंद्र के ही होंगे, ठीक। लेकिन जिन पे कंफ्यूजन होती है, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि ये कौन सी सूची में आएगा, समवर्ती में, राज्य में, ऑप्शन दे देगा कौन से समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो जो पूछे गए हैं पिछले 10 साल के एग्जामों में, चाहे वो पीसीएस लेवल का, यूपीएसआई या छोटे से छोटे लेवल का, वो सारे सिलेक्टेड आपके सामने रख दिए, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है। तो यदि आप इनको थोड़ा समझ लोगे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपकी जो आपकी 7वीं अनुसूची है। तो हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची में जो एक संघ सूची है, इसमें कौन कौन से विषय हैं। आपकी जनगणना, सीमा शुल्क, अंतरराष्ट्रीय संधि संबंध, आपका बैंकिंग, जो बैंकें होती हैं सबके सब किसके अंतर्गत आती हैं, संघ सूची के अंतर्गत आती है। डाक, एक डाक बचत बैंक होती है, डाकघर में बैंक देखिए, वो आपके टेलीफोन, रेलवे, रक्षा, विदेशी मामले और वायु परिवहन, परमाणु ऊर्जा, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे 7वीं अनुसूची में संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार का जिन पर आपकी कमांड रहती है वो सारे सब्जेक्ट हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य सूची। तो आपको बताऊं राज्य सूची में इस समय करंट में कितने विषय हैं, 61 विषय इंपोर्टेंट आपके। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, राज्य पुलिस, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस है, इस प्रकार से किसकी सूची का विषय, राज्य, किसी भी स्टेट की पुलिस हो वो राज्य सूची का विषय है। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका राजकीय रेलवे पुलिस, आपसे ये भी पूछ सकता है खाली रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आएगी। तो आपने सोचा रेलवे तो सर सेंट्रल में आती है यानी केंद्र सूची का विषय है, तो फिर रेलवे पुलिस नहीं, रेलवे पुलिस किसका है, राज्य सूची का। जो जीआरपी बोलते हैं हम राजकीय रेलवे पुलिस, वो राज्य का है। एक आपका पंचायती राज व्यवस्था, भू राजस्व पे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, भू राजस्व, तो भू राजस्व केंद्र का नहीं, किसका है, राज्य सूची का विषय। कृषि, सड़क, सिंचाई, ये सब के सब क्या है, राज्य सूची का विषय। और आए दिन करंट में आपने देखा होगा बिहार में शराब पे बैन लगा दिया, तो शराब जो है, शराब आपका ये बना रहता है मुद्दा, शराब किसका विषय है, राज्य सूची का। मत्स्य, जो ये मांस के कारोबार होते हैं, जो मांस से संबंधित योजनाएं आती हैं, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत हैं, राज्य सूची के विषय। बाजार, मिलें और सबसे इंपोर्टेंट स्थानीय स्वशासन, आपको बताया गया स्थानीय स्वशासन 1882 में जिसकी भारत में शुरुआत हुई है। आपको बता रहा हूँ स्थानीय, जैसे स्थानीय स्वशासन है क्या, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं, आपके ब्लॉक होते हैं, शहरी स्तर पर नगर पालिकाएं, नगर निगम, ये चलते हैं प्रावधान। इनके चुनाव, आपने चुनाव में ज़्यादा चर्चा में रहते हैं कि ग्राम प्रधान के चुनाव, तो ये स्थानीय स्वशासन में आते हैं। तो जो स्थानीय स्वशासन पर जो व्यवस्था करती है वो कौन करती है, राज्य सरकार करती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है किसका, राज्य सूची का। कारागार, ये सब के सब इंपोर्टेंट राज्य सूची के विषय हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किस पर, समवर्ती, यानी कि जिन पर, ये वो विषय हैं जिन पर कानून बनाएगी भारतीय संसद, ये वो विषय हैं जिन पर कानून बनाएगा राज्य का विधानमंडल। ये ध्यान रखेंगे
ठीक। लेकिन समवर्ती सूची ये वो सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, संसद भी और विधानमंडल भी, ठीक है। लेकिन अगर डिफ्यूजन हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो संसद का मानना होगा ये सशक्त किया गया है केंद्र को। कनाडा से यही व्यवस्था ली गई थी। यदि आपने ये वाली बात समझनी है तो मैंने संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत वीडियो डाली हुई है, आई सजेशन पर क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, सारी बात समझ में आएगी कहां से क्या लिया गया है। अब बात करते हैं क्या है वो सब्जेक्ट जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। 7वीं अनुसूची में तो शिक्षा, एजुकेशन के संदर्भ में योगी जी भी योजना लागू कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार को चला रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी राज्य शिक्षा के बारे में आपको निकाल देते हैं योजनाएं। क्यों? क्योंकि अभी समवर्ती सूची का विषय है। आपका लाइट जो विद्युत है, बिजली है, आपके घर तक जाती है, ये भी किसका है? राज्य सूची का मुद्दा है, ये आपका केंद्र सूची का मुद्दा नहीं है। आपराधिक मामले, कारखाने, विवाह और बाट और माप, जो माप होती है आपने देखा होगा, तराजू पहले इक्वलिटी इनकी करी जाती थी बार बार, मतलब इनको सही किया जाता था, गांव में जाकर बाट सही तोल रहे हैं, तराजू क्या, तो ये सारे नियम कायदे जो बनाए जाते हैं माप से लेकर के वो समवर्ती सूची में आते हैं। श्रम कल्याण, प्रदूषण नियंत्रण, ये प्रदूषण नियंत्रण जो मुद्दा है वो किसका है? समवर्ती सूची का है। इस पर दोनों ही क्या बना सकते हैं? कानून। जीव जंतुओं, पक्षियों की रक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, समाचार पत्र, आर्थिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, इससे संबंधित आपने तमाम समय समय पर योजनाएं आती रहती हैं। ये किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो जो इंपोर्टेंट विषय है वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, संघ सूची के, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के। तो ये सारा प्रावधान किसमें दिया गया है? 7वीं अनुसूची में, ठीक। 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल। देखिए अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल, जिसमें हम बात करेंगे संवैधानिक भाषा। तो देखिए भाषा के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कुछ बताता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या, राष्ट्रभाषा, तो आपको बता दें भारत की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो फिर हिंदी, तो आपको बताया भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, जितने भी हमारे जो उच्च न्यायालय हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, ठीक। आपका 348 आर्टिकल्स ये प्रोविंस कराता है, और जो हमारी राजभाषा है वो क्या है? हिंदी। लेकिन इसके होने के बावजूद भी हमारे संविधान में कुछ भाषाओं को दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वो भाषाएं जो वर्णन की गई हैं संविधान में, वो कौन सी शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में। अभी मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो यूज होती है भाषा वो क्या है? इंग्लिश। लेकिन अगर बात की जाए संवैधानिक भाषा की, तो इंग्लिश का हमारे संविधान में आर्टिकल 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत इंग्लिश को नहीं रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में भाषा कौन सी यूज होगी? इंग्लिश। और ज्यादातर आप तो देखते हो ज्यादातर कार्रवाइयां इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन इंग्लिश संवैधानिक भाषा नहीं है। हमारे संविधान में इंग्लिश का कोई भी वर्णन नहीं है, ठीक है। हमारे संविधान में आपको बताएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन आज हमारे करंट में कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक। तो जो 8 भाषाएं बढ़ाई गई है वो बताऊंगा किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाई गई और कौन कौन सी भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो वो 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी, जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, उनमें आपका हिंदी, असमिया, बंगला, आपका गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ठीक है। अब उड़ीसा को ओडिया कहा जाता है, उड़िया जो है इसको कहा जाता है ओडिया 2011 से, ठीक है। और उड़ीसा राज्य का भी नाम अब क्या कर दिया? ओडिशा कर दिया। 2011 में आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए नाम परिवर्तन किया गया है और भाषा को भी उड़िया नहीं ओडिया कहा जाएगा, ठीक। तो टोटल लैंग्वेज मूल संविधान में जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया उनकी संख्या कितनी थी? 14। लेकिन आज मैंने आपको बताया आज हमारे करंट में कितनी है? 22। तो कब कौन सी बढ़ाई गई है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अपर एग्जाम पे के निम्न में से कौन सा अमेंडमेंट संविधान में भाषा से संबंधित है? तो वो 3 अमेंडमेंट हैं। एक तो आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसके तहत सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेकंड आपका 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके अंतर्गत आपकी 3, एक तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और तीसरा लास्ट अमेंडमेंट किया गया 92वां अमेंडमेंट और 2003, इसके तहत 4 लैंग्वेज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 को जोड़ा गया। और 3 इन अमेंडमेंट के साथ ही
कुल 8 भाषाएं और ऐड हो गई, तो 14 और 8 कितनी होती है? 22। तो यदि इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में बात की जाए तो कुल कितनी भाषाएं? 22। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपसे, पहला क्वेश्चन कि इस समय संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो वो कितनी है? 22। क्वेश्चन 2, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 14। क्लियर हो गई बात है? ठीक। लेकिन अभी एक करंट की बात क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा आए दिन यात्रा पर जाते हैं। अब वो पहुंच गए कहां पर? भूटान। भूटान में पहुंचे तो उन्हें एक नई लैंग्वेज सुनने को मिली। उन्होंने पूछा भाई ये कौन सी लैंग्वेज? तो वहां के कार्यकर्ता ने बताया जनाब ये आपके देश की भाषा है जो भूटान में बोली जा रही है, भोटो नाम से। ठीक है, भोटी इसको कहा जाता है, भोटी। भोटी भाषा जो है वो यहाँ पर बोली जा रही है। अब मोदी जी कंफ्यूज कि भाई हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है, और यहाँ पर बोली जा रही है, हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर आकर सर्च करवाया कि ऐसी कितनी लैंग्वेज है जो हमारे भारत की हैं और विदेशों में बोली जा रही हैं, और उनको बुलाकर उनको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात चल रही है, यानी कि उनको ऐड किए जाने की बात चल रही है। तो उनमें एक भाषा तो है आपकी भोटी, एक है आपकी भोजपुरी और एक है आपकी राजस्थानी। तो करंट में इनसे संबंधित प्रस्ताव पारित होने के, ठीक है, बहुत चांस चल रहे हैं और ये ऐड की जा सकती हैं। तो भोटी, भोजपुरी और राजस्थानी, ये 3 भाषाएं हैं। ये आपकी लद्दाख में बोली जाती है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख अभी नया हमारा एक यूटी बना है, वहां पे बोली जाती है भोटी भाषा। ठीक, और एक राजस्थानी आप सभी जानते हैं, ये राजस्थानी नेपाल में बोली जाती है। नेपाल में मोदी जी कह रहे हैं नेपाल में बोली जा रही है, लेकिन हमारे संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, हमारे संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहेंगे भोटी जो है वो कहाँ पे? लद्दाख में बोली जाती है। और ये कहाँ पे बोली जा रही है? भूटान में। ठीक है, राजस्थानी कहाँ बोली जा रही है? नेपाल में। और हमारे यहाँ इसको संवैधानिक दर्जा नहीं है, हमारे यहाँ की भाषा है। तो इन 3 भाषाओं को ऐड करने की बात चल रही है। लेकिन अभी करंट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ध्यान रखेंगे। ठीक है सभी, तो ये 8th शेड्यूल थी जिसके बारे में बताया, क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। क्लियर है भाई? ठीक, तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट 9th शेड्यूल, यानी कि 9वीं अनुसूची। देखिए अब हम बात करते हैं 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें इसका जिक्र नहीं है। मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियों का वर्णन है। ठीक, तो फिर ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हमारे मूल संविधान में नहीं थी। तो जो हमारे संविधान में पहली बार जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, उस पहले संशोधन के तहत ही, संविधान के पहले संशोधन 1951 में किया गया था, उसके तहत ही 9th शेड्यूल को हमारे संविधान में ऐड किया गया है। जो पहला संविधान संशोधन था उसकी धारा 14 में प्रावधान है किसके बारे में? 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक, और जो हमारे संविधान का आर्टिकल 31 भी है, अगर आपसे पूछा जाए संविधान के किस आर्टिकल के तहत 9वीं अनुसूची का सृजन किया गया है, तो वो आर्टिकल है 31B। अभी 31B भी इसी संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। संविधान संशोधन 1951 की धारा 5 के तहत आर्टिकल 31B को हमारे संविधान में अंतः स्थापित किया गया, जिसमें किसका सृजन है? 9वीं अनुसूची का। तो 9वीं अनुसूची को ऐड कर दिया गया पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब सेकंड बात इसमें है क्या? ये एक ऐसा बॉक्स बना दिया, ठीक है, कि जिसमें केंद्र या राज्य सरकार यदि कोई भी कानून शामिल करते हैं, इसमें केंद्र या राज्य सरकार जो भी कानून शामिल करते हैं, उन कानूनों की सूची या उन कानूनों को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, आप उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें आपको बताऊं, इसमें मुख्यतः भूमि सुधार, ठीक है, जैसे भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे, मुख्यतः भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को शामिल किया गया था। ठीक, अब क्या हुआ? अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, करने लगी। क्या इसमें कोई भी कानून रख दिया, अब उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, उस कानून को आपको झेलना पड़ेगा। अगर सरकार ने वो कानून किस में रख दिया? 9वीं अनुसूची में। जब ये मामला देखा तो एक फेमस केस हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था प्रिम्बल में, ठीक है, मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने उसके लिंक दी हुई है, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वहां पर मैं चर्चा किया हूं। ठीक है, वहां पर मैंने चर्चा की है केशवानंद भारती केस की, जिसमें प्रस्तावना को लेकर भी डिस्कस किया गया था। इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में केस था, इसी में 24 अप्रैल 1973 को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि भाई इसमें शामिल किए गए कानून
कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है बशर्ते अब जो शामिल किए जाएंगे, यानी कि 24 अप्रैल, ये डेट ध्यान रखनी है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून इसमें सरकार शामिल करेगी उनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले जो शामिल हो गए उनको नहीं दी जा सकती चुनौती। पहली बात क्लियर है। सेकंड बात, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा यदि इनमें शामिल कोई भी कानून कैसा भी है, ठीक है, और चाहे पहला या बाद का, यदि उससे मौलिक अधिकार और आपके जो संविधान के मूल ढांचा की डेफिनेशन दी गई थी इसी केस में, उसमें कोई परिवर्तन होता है या मौलिक अधिकारों की क्षति होती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है मूल ढांचे में संविधान के, तो हम उस कानून को भी क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो क्लियर बातें सारी ये निकल कर आया। नवी अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में पहला संविधान संशोधन के तहत। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें शामिल कानूनों को खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसमें मुख्यतः कौन से कानून है, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित कानून इसमें शामिल है मुख्यतः। और थर्ड बात, अब इसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून शामिल किए जाएंगे उनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो। तीसरी बात आपकी कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि इसमें शामिल किसी कानून से मौलिक अधिकार या संवैधानिक मूल ढांचा जिसकी डेफिनेशन दी गई थी इसी केस में, और उसमें यदि कोई परिवर्तन होता है तब भी इसमें शामिल किसी कानून को आप क्या कर सकते हो, चुनौती दे सकते हो। सारी बातें किससे निकल कर आई, नवी अनुसूची से। और आपको बता दूं इसमें मूल कितने, जो मूल कानून थे इसमें शामिल वो कितने थे, 13, लेकिन अब वर्तमान में इसमें कितने कानून हैं, 284। ये क्वेश्चन पूछा गया, नोट कर लें इस बात को कि जो नवी अनुसूची थी, जो मूल जब जिस समय इसको शामिल किया गया था उस समय इसमें कितने कानून थे, 13, लेकिन अगर आज नवी अनुसूची में कानूनों की बात करी जाए तो वर्तमान में इसमें कितने कानून हैं, 284। तो आप सभी जानते हैं सारी इंपोर्टेंट बातें हैं नवी अनुसूची की। पॉज करके आप इस वीडियो को नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ है सारा कुछ इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी है नवी अनुसूची की, मैंने बिल्कुल विपरीत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरा सार बता दिया। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर अनुसूचियों का ये लेक्चर आपने ले लिया है तो आप पीसीएस डी लेवल से लेके पीसीएस तक को कोई क्वेश्चन यदि नवी अनुसूची से आएगा आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। जैसे प्रिम्बल के बारे में मैंने आपको बोला था, बस आपको क्या करना है, आपको पूरा लेक्चर आपको ये देखना है, क्लियर। तो आप इसको पॉज कर लें और फिर बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची की। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस समय चर्चा में है, बहुत समझने योग्य बातें हैं, इसको आपको बहुत आपको समझना है इसको, ठीक है, ध्यान से। क्या बातें हैं इसमें, देखिए इस 10वीं अनुसूची है, मूल संविधान में तो थी नहीं, तो इसको ऐड कब किया गया, तो एक अमेंडमेंट किया गया था 52 बार, यानी कि 52वीं बार फ्लूट चलाया गया, संविधान में संशोधन किया गया। कब, 1985, उसके तहत इसको ऐड किया गया 10वीं अनुसूची को। इसमें क्या प्रावधान किए गए, जो संसद है या राज्य विधानमंडल है, ठीक है, इनके जो सदस्य हैं यदि वो दल बदलते हैं तो उनकी योग्यता, जो उनकी योग्यता उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कोई पार्टी का कांग्रेस पार्टी का विधायक है, ठीक है, और वो शामिल हो जाता है किसमें, बीजेपी में, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो विधानसभा का सदस्य है या फिर लोकसभा का है, ठीक है, संसद का या विधानमंडल का कोई भी सदस्य है और वो दल बदलता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य। दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का उपबंध, ये कौन कहती है, 10th शेड्यूल। अब आपके दिमाग में बात आई कि सर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, अखबार में आए दिन आता रहता है कि कांग्रेस के ये विधायक इसमें शामिल हो गए, कांग्रेस के विधायक इसमें शामिल हो गए। तो मैं आपको बताऊं, अगर शामिल हो रहे हैं वो, तो ये कहता है यदि किसी दल के 2/3 सदस्य दल बदलते हैं तो उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो वहां पर यदि किसी पार्टी के 10 सदस्य हैं, अब 10 में से यदि वो 6 चले गए या 7 सदस्य हैं, 7 में 4 चले गए, तो वही 2/3 बैठ रहे होंगे ना, इस दूसरे वाले पॉइंट को पूरा कर रहे होंगे। यदि वो 2/3 से ज्यादा हैं, 2/3 हैं और वो जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, तो उनको अयोग्य घोषित नहीं करा जाएगा। ये भी प्रोविंस इसमें किया गया है। प्लस एक प्रावधान और था इसमें पहले, अब समाप्त कर दिया गया। क्या प्रावधान था, यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अलग होते हैं और दूसरी किसी पार्टी में शामिल नहीं होते, लेकिन अपना अलग नया दल बना लेते हैं और वो 1/3 है, 2/3 ज्यादा होता है, 1/3 कम है, तो भी उनको क्या नहीं किया जाएगा, अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
91 में अमेंडमेंट 2003 में किया गया था अटल जी की सरकार में, ठीक है, और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यदि आज 1/3 सदस्य अलग होकर नया दल बनाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ में आई सारी पॉइंट। अब आप कहोगे सर अभी एक करंट में मुद्दा चला था मध्य प्रदेश का, यहां बताइए यहां क्या हुआ। मध्य प्रदेश में तो कुल कुछ ही विधायक गए थे, वो 2/3 नहीं थे। तो मध्य प्रदेश का क्या मसला है मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, सपोज दैट 228 विधायक थे। अब 228 में से 22 सिंधिया, जो सिंधिया राजे हैं उनके संपर्क में थे। तो 22 ने क्या करा, 22 ने इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो बचे कितने, 206। तो अब बहुमत कितने पे चाहिए, 104 पे। बीजेपी के कितने पास थे, 107। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जब इस्तीफा दे दिया इन 22 विधायकों ने सिंधिया के साथ, तो सिंपल सी बात है बचे कितने वहां पे, 206 तो बचे। और अब कांग्रेस के पास कितने रह गए, 92। ये 22 कम होने के बाद कांग्रेस पे कितने रह गए, 92। बीजेपी के पास 107, बहुमत के लिए 104। तो बीजेपी का बहुमत हो गया, इसलिए बीजेपी की वहां पे क्या बन गई, सरकार। तो बात समझ में आई वहां पे सरकार कैसे बनी है। वहां पर 22 ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने बहुमत की क्वांटिटी को कम कर दिया, और कांग्रेस के कम हुए थे इसलिए बीजेपी के 107 ही रहे, ठीक है। पहले बहुमत संख्या 114 की समथिंग थी, और कांग्रेस 114 में बहुमत था, 15 पे 100, और कांग्रेस के ज्यादा थे, 92 में 22 जोड़ोगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, उनकी सरकार बन गई। बात समझ में आई आपके सभी के, ठीक है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है किसकी भाई, बीजेपी की। वहां पे दल बदल नहीं किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में क्या करा गया, सिंधिया को जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राज्यसभा का लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया, बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया होगा राज्यसभा में, इसलिए उनका भेजने के चांस है, किसको भी, सिंधिया को भेजा गया राज्यसभा में, ऐसी चर्चा। तो आपको समझ में आया, यदि एक व्यक्ति कोई दल बदलता तो उसकी, जैसे कोई कांग्रेस का व्यक्ति हो बीजेपी में चला जाता तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 4 भी जाते हैं तब भी, 4 के 5 के 2/3 से कम जाते हैं तब। अब अगर 2/3 जा रहे हैं तब उनको अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। क्लियर है। तो आशा करता हूं ये दल बदल के आधार पर पूछी जाती है, ठीक है। तो वो 10वीं अनुसूची है जिसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, वो संसद से बर्खास्त या विधानमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्लियर है बातें। लेकिन 2/3 सदस्य किसी पार्टी के बदलते हैं, चेंज होते हैं, तो उनकी बर्खास्त नहीं किया जाएगा। पहले 1/3 का ही प्रावधान था नया दल बनाने को लेकर, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ 2/3 की काउंटिंग रह गई है। क्लियर है। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो फिर बहुमत की संख्या 104 रह गई, बीजेपी की 107 और कांग्रेस के 92, तो इसलिए बीजेपी की सरकार वहां पे बन गई। करंट का मुद्दा था, क्लियर हुई सारी बातें। अब हम बात करते हैं लास्ट 2 अनुसूची, 11वीं और 12वीं। क्लियर। हमने बात की 10th शेड्यूल की, अब हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं अनुसूची। देखिए जो 11वीं अनुसूची है ये भी मूल संविधान में नहीं थी। मैंने आपको बताया था 8 ही अनुसूचियां ऐसी थी जो हमारे मूल संविधान में शामिल थी। अब 11वीं अनुसूची को ऐड कब किया गया है, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73 में अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में 1992 में, इसके तहत शामिल किया। अब इस अनुसूची में है क्या, इस अनुसूची में ग्राम पंचायतें, जो पंचायत व्यवस्था होती है आपने देखी होगी, भारत के स्थानीय स्वशासन। मैंने आपको बताया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में की गई थी, ठीक है। ये लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में की गई थी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। उसी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती है आपकी शहरी व्यवस्था और पंचायती व्यवस्था। तो जो पंचायती व्यवस्था है उसके शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, ठीक है, वो सब किस में ऐड किए गए हैं, 11वीं अनुसूची में। और जो 11वीं शेड्यूल है ये हमारे संविधान में किस अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक। उसके बाद में एक 12वीं अनुसूची, ये भी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत है। इसमें आपको 74वां अमेंडमेंट किया गया था उसी वर्ष, और उसके साथ जोड़ा गया नगर पालिकाओं को, यानी कि जो शहरी व्यवस्था है उसके लिए वर्ड यूज किया गया नगर पालिका, ठीक है। इस नगर पालिका के यहाँ पे मीन्स है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें, वो सब कुछ के लिए एक वर्ड नगर पालिका है। ये आप ये ना समझे नगर पालिका, ठीक। यहाँ पर नगर पालिका का मीन्स शहरी व्यवस्था है। तो नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार, ये ऐड किए गए किसमें, 12th अनुसूची, 12th शेड्यूल में। और ये 12th शेड्यूल हमारे संविधान में ऐड की गई है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी शेड्यूल स्थानीय स्वशासन के लिए भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, तो वो दोनों आई है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे पंचायती व्यवस्था के लिए तो वो 11वीं अनुसूची, यदि पूछा जाए आपको शहरी व्यवस्था के लिए 12वीं अनुसूची। लेकिन अभी जो पीसीएस हुआ था, पिछला वाला पीसीएस प्रीलिम्स, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था विषय के बारे में,
पंचायत के विषय पूछे गए थे, तो पंचायत व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। और जो 12वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय, ठीक है, शहरी व्यवस्था से जुड़े हुए। तो ये बात हो गई शेड्यूल की, जिन पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिन पर बाकायदा जैसे दल बदल का मुद्दा चल रहा था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। दल बदल होता क्या है, क्या उसमें अमेंडमेंट किया गया 2003 में, जनरली जो दल बदल हो रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या हुआ है वो भी आपको बताया गया क्लियर, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे आपको। आपकी नवी अनुसूची क्या है, अब उसमें कौन से कानून, क्या अब उन पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सी लेवल, डी लेवल से लेकर पीसीएस तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अनुसूची से जुड़ा हुआ। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अनुसूची यदि ये वाली क्लास आपने अटेंड कर ली है, एक ही क्लास में पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, और पीसीएस तक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। और आशा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको ये अच्छे लगे हो तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।